हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं फुल क्रैश कोर्स फॉर बोर्ड एग्जाम और ये कक्षा 12 मैथ के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले मैं आपके चैप्टर 5 जो है उसके अंतर्गत वन शॉट वीडियो यानी कि आप फुल क्रैश कोर्स कह सकते हो, रिवीजन वीडियो कह सकते हो उनको, जो कि मिशन बोर्ड एग्जाम आपके 2021 और के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, क्योंकि इस तरीके से उन वीडियो को डिजाइन किया जा रहा है कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उन वीडियो को आप तैयारी से अच्छे से देखते हैं और उनसे आप तैयार करते हो। तो उसी के अंतर्गत आज चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। और यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित के अंतर्गत फुल क्रैश कोर्स का जो वीडियो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जहां से आप पुराने वीडियो देखकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 6 पे। और इस चैप्टर की मैं बात करूं, चैप्टर 6 की, तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंतर्गत आपके 5 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो ये आता है आपका दर मापक के रूप में अवकलज, इसके बाद आपको वर्धमान और ह्रासमान भी इसमें पढ़ना है, स्पर्श रेखा अभिलंब पढ़ना है, सन्निकटन पढ़ना है और मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चतम निम्नतम, ये सारी चीजें आपको इसी एक चैप्टर में पढ़ना है। तो वन शॉट वीडियो रहेगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो इसको शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन अवकलज दर मापक के रूप में यानी डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपके जो इबारती सवाल रहेंगे उनको किस प्रकार से करना है इस बात को समझना। या तो वो कहेगा कि इसके सापेक्ष आप परिवर्तन निकाल दो, और अगर सापेक्ष में परिवर्तन नहीं कह रहा होगा तो फिर उस समय के सापेक्ष अपन निकालेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो आगे देखते हैं अपन। तो अगर dy अपॉन dx की मैं बात कर लूं तो dy अपॉन dx का अर्थ हो गया कि y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर, जो y जो है वो परिवर्तित हो रहा है x के सापेक्ष। ठीक है, y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर को सिंबलाइज कर रहा है, बता रहा है। कौन बता रहा है? dy अपॉन dx। इसी प्रकार मैं बात करूं dy अपॉन dx, समय के अगर कहीं कुछ दे नहीं रहा होगा तो अपन समय के सापेक्ष लेके चलते हैं। ठीक है ना, y की t के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर बटे x की t के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर, इस प्रकार से। और यहां पर आप नोट के रूप में ध्यान रख सकते हैं, यदि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है तो dy अपॉन dx धनात्मक होगा, और यदि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तो dy अपॉन dx ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल पे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं अगर उनको आप सही से समझो, नहीं समझते हैं तो ये चैप्टर कई लोगों के लिए कठिन लगने लगता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। एक बात याद रखना, अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू को आपको एंड में रखना है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी वैल्यू दी रही होगी उसको अपन एंड में रख के उसमें परिवर्तन दिखाएंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, और वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं सबसे पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वो कह रहा r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है ना, तो जिसके सापेक्ष कह रहा है उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जिसके सापेक्ष कह देगा उसके सापेक्ष अपन अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr बराबर d अपॉन dr पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर पाई जो है वो अचर पद है, पाई को बाहर निकाल दो, d अपॉन dr और r स्क्वायर, जैसे आपको पता है x स्क्वायर का हो जाता है 2x, उसी प्रकार r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा पाई और 2r। तो यहां से क्या मिल गया अपन को, dA अपॉन dr मिल गया 2 पाई r। अब ये dA अपॉन dr क्या है, ये है a का x के सापेक्ष परिवर्तन। ठीक है, a का x के सापेक्ष परिवर्तन, जैसे यहां पर अपन ने पढ़ा था dy अपॉन dx क्या था, y का x के सापेक्ष परिवर्तन है ना। तो यहां पर dA अपॉन dr क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन। अब यहां पर निकाल देंगे, और क्या कह रहा था, r बराबर 6 पर निकालना है। ठीक है, तो r बराबर 6 पर कर देंगे, तो dA अपॉन r बराबर 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, dA अपॉन dr जब r बराबर 6 है तो कितना, 2 पाई इंटू r की जगह कितना रखना है अपन को, r की जगह 6 रखना है। तो ये हो जाएगा 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी आएगा 12 पाई। और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं
तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके प्रति कर रहे थे, त्रिज्या के लिए, तो प्रति सेंटीमीटर, इस प्रकार से अपन को दिखा देना है। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर प्रति घंटा की दर से गेहूं भरा जाता है, भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर ज्ञात करो। अब एक बात समझो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इस सवाल में दिक्कत आती है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे जिनको ये समझ में नहीं आता करना क्या। तो प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है कि वो सवाल नहीं समझ रहे होते कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब यहां देखो, आपने ये तो पढ़ रखा है भाई आयतन कहां, आयतन में जो इकाई होती है वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, यहां आप देख रहे हैं मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, यहां पर आयतन की बात कर रहा, ठीक है ना। और प्रति घंटा, तो जो आयतन की बात हो रही है वो कैसे हो रही है, समय के लिए परिवर्तित हो रहा है। जो आयतन है वो समय के लिए, क्योंकि मीटर क्यूब तो हो गया आयतन, है ना, और घंटा हो गया समय के लिए, यानी जो आयतन है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा। तो ये जो 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा दिया है, ये भैया क्या दिया है, ये आयतन में परिवर्तन की दर दी है समय के लिए, यानी ये 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा dV/dt का मान दिया है। बात समझ में आई। तो सवाल में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इकाई को अच्छे से समझें। मीटर क्यूब का अर्थ हो गया आयतन, यानी कि यहां पर आयतन की बात हो रही है। दूसरा, प्रति घंटा का बात मतलब हो गया आयतन में परिवर्तन हो रहा समय के सापेक्ष। समझ गए बात। तो यहां पर आपको पूछ रहा है कि भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर ज्ञात करो। अब किसके सापेक्ष ज्ञात कर दोगे, समय के लिए निकाल दोगे, और गहराई पूछ रहा, यानी आपको h के लिए गहराई, यानी अपन को dH/dt निकालना। अभी बात समझ में आई आपको। ये जो 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा दे रहा, ये क्या दे रहा, ये बात कर रहा है dV/dt की, ठीक है। आयतन यानी वॉल्यूम v से कह दिया, और गहराई की वृद्धि दर आपको पूछना है, यानी अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है dH/dt। अभी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको दिया क्या है भाई, बेलनाकार टंकी में त्रिज्या दे रखी है 10, r=10 मीटर। मान लिया हमारा टंकी की ऊंचाई h मीटर है। आयतन अपन को लगाना है, क्योंकि आयतन के बारे में जानकारी दी थी अपन को। तो आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए, v बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। r का मान अपन को दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। तो यहां रख देते हैं v बराबर पाई और 10 का स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा v बराबर 100 पाई h, ठीक है। और ये जो दे रखा था 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा, ये क्या है, dV/dt का मान दिया था, ठीक है। तो ये दे रखा है कि चूंकि dV/dt बराबर 314 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, प्रति घंटा, ये दे रखा। अच्छा, v का मान कितना है, v का मान है 100 पाई h, तो यहां पर v की जगह पर 100 पाई h रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख दीजिए d/dt, यह आ जाएगा 100 पाई h बराबर 314। तो 100 पाई को बाहर निकाल देंगे, 100 पाई बाहर आ गया, और क्योंकि अचर पद है तो ये हो गया dH/dt बराबर 314। तो dH/dt कितना जाएगा, dH/dt हो जाएगा 314 बटे और 100 पाई। अब पाई का मान 3.14 होता है, वो रख सकते हैं, रख देंगे। तो dH/dt बराबर 314 बटे 100 इंटू 3.14। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 पहुंच जाएगा, यानी कि dH/dt बराबर हो जाएगा 314, दशमलव हटाया तो ऊपर 2 जीरो आएंगी, यानी 100 हो गया, अपॉन में 100 इंटू 314। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, dH/dt बराबर 1। अब यहां पर आपको यूनिट रखनी है, यूनिट याद रखिएगा। अगर आप इकाई नहीं रखते हो, मात्रक नहीं रखते हो, तो आधा नंबर निश्चित तौर पे आधा या 1 नंबर कट जाता है, ठीक है। तो h के लिए क्या रखना है अपन को, मीटर, और t के लिए क्या रखना है, घंटा, ठीक है। तो ये हो गया मीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो गहराई में परिवर्तन क्या हो रहा है, 1 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, मतलब दिया हुआ है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय ज्ञात करो। ये आपको सवाल दिया है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, समझ लीजिए क्या करना है इसमें। तो आपको ये कुल आय दे रखी है, सीमांत आय ज्ञात करने के लिए जो कुल आय होगा उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और x बराबर 15 है तो मैंने आपसे कहा कि वैल्यू हमेशा बाद में रखते हैं। तो सीमांत आय ज्ञात करने के लिए कुल आय का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां से अपन को सीमांत आय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सीमांत आय, इसको अपन बोल सकते हैं सीमांत आय,
सीमांत आय क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी एक्स आर एक्स, ठीक है। और आर एक्स कितना रखना है, डी अपॉन डी एक्स आर एक्स रखना है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा 3d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 36 बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स 5। तो यहां से 3x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 36 x का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0। तो यहां से कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 36। अब वो कह रहा था x बराबर 5 पर, x बराबर 15 पर, जब x बराबर 15 है, ठीक है। तो यहां से निकाल देंगे, जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय, ठीक है। तो सीमांत आय कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 15 और प्लस 36, तो 15 छक्के 90 प्लस 36 यानी कि 126 रुपए आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदर्शित है। जब x बराबर 5 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में कुछ नहीं है, सेम टू सेम सवाल है जो आपने ऊपर वाला सवाल लगाया था, वहां पर x बराबर 15 था, यहाँ पर x बराबर 5 ले लिया। तो आपको ये सवाल लगाना है और आंसर कमेंट्स करके मुझे बताना है फटाफट कि इसका आंसर कितना आ रहा, ठीक है ना। तो आगे कह रहा है, जहां सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एमआर से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। सीमांत आय क्या है, संपूर्ण आय यानी कुल आय में जो परिवर्तन की दर हो रही है उससे है, मतलब। तो कुछ ये आप समझ गए होंगे। ऊपर जैसा अपन ने सवाल लगाया था बिल्कुल सेम टू सेम सवाल लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आपको मुझे सॉल्यूशन यानी इसका आपको जो आंसर आ रहा है वो कमेंट्स करके बताना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक परिवर्तनशील घन का कोण 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, जो आपको दे रखा है, मैंने क्या कहा, यूनिट बहुत काम की चीज रहेगी यहां पर। तो क्या दे रहा, सेंटीमीटर और प्रति सेकंड, ठीक है। अब सेंट और कोर की बात कर रहा, कोर का मतलब क्या होता है, भुजा, साइड। वो किसकी, घन की बात कर रहा, क्यूब की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या दिया, ये दिया है भुजा में परिवर्तन की दर। समझ गए बात। फिर आगे कह रहा है, ज्ञात कीजिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब कोर 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब जरा सवाल को समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा। यहां पर मान लिया घन का जो कोर है, भुजा, वो a सेंटीमीटर है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है, a सेंटीमीटर। अब यहां पर जो ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रहा था, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ भैया कि जो भुजा के में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष वो 3 है। मतलब ये आपको दिया है dA अपॉन dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर आवर। समझ गए बात। ये भुजा में परिवर्तन दे रहा है और आपको ज्ञात क्या करना है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी अपन को निकालना है dv अपॉन dt। सवाल को समझने की कोशिश किया करिए, dv अपॉन dt निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए भाई घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए करना क्या, अपन को दिया क्या है, सबसे पहले लेते हैं दिया है। तो दिया क्या है अपन को, घन का जो कोर है यानी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी अपन को दे रखा है dA अपॉन dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ज्ञात करना है आयतन में परिवर्तन। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब यानी a क्यूब। अब यहां x के सापेक्ष t के सापेक्ष, क्योंकि परिवर्तन की दर समय के साथ निकालना है अपन को, dv अपॉन dt निकालना है, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यानी dv अपॉन dt बराबर ये हो जाएगा d अपॉन dt a क्यूब। और a क्यूब का क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ये हो जाएगा dA अपॉन dt। अब यहाँ आपको पता है भाई dA अपॉन dt का मान दे रखा है 3, तो यहाँ d अपॉन dt रख देंगे। तो यहां से क्या निकला के आएगा, dv अपॉन dt बराबर 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt का मान 3 रखना है। तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर, ठीक है। dv अपॉन dt बराबर 9a स्क्वायर। फिर वो कह रहा था जब कोर 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, यानी a का मान जब 10 है, तो जब a बराबर 10 है तो कितना, dv अपॉन dt a बराबर 10 पे निकाल रहे हैं, यानी कि 9
और 10 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 100 यानी कि 900। और इकाई क्या रखेंगे, आयतन के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर में था ना, बिल्कुल सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब और टी के लिए क्या हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, दे रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, करना क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो भाई, गुब्बारा जो है वो गोलाकार है, यानी गोलाकार गुब्बारे में आयतन की बात कर रहा, आयतन के परिवर्तन की दर। ठीक है, किसकी बात कर रहा, आयतन, तो आयतन ले लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि गोले का आयतन क्या होता है तो यहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो गोलाकार गुब्बारे में गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो कह रहा था त्रिज्या के सापेक्ष, यानी आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dv अपॉन dr बराबर d अपॉन dr और ये 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहां से 4/3 पाई तो बाहर निकल आएगा, 4/3 पाई बाहर आ गया, d अपॉन dr आर क्यूब, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, 4/3 पाई यहां पर आ जाएगा 3r स्क्वायर। यहां पर ये 3 से आप 3 काट रहे हैं, तो फाइनल तौर पे dv अपॉन dr कितना आ रहा है, dv अपॉन dr आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना आ गया। अब वो आगे क्या कह रहा था सवाल, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 10 के लिए निकाल दोगे। ठीक है, r बराबर 10 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो dv अपॉन dr जब r बराबर 10 है तो कितना हो जाएगा 4 पाई 10 स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू 100 यानी कि 400 पाई, और किसमें आयतन की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब। और देखो आयतन के लिए इस v के लिए क्या आएगा, v के लिए होता है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे वाले r के लिए रखोगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ये कहलाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में पूछा गया सवाल है। अब मैंने यही कहा है आपको, सबसे पहले इस सवाल में करना क्या है वो समझने के लिए आप ये देखिए कि जो यूनिट दी है, जो इकाई मात्रक दिया हुआ है वो क्या कह रहा है। यहां आप देख पा रहे हैं खास तौर से 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बात हो रही। ठीक है ना, और वृत्ताकार तरंग की बात हो रही, वृत्ताकार तरंग की बात हो रही, त्रिज्या हो रही दे रखा है, और क्षेत्रफल कह रहा है क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ेगा, है ना। तो ये सेंटीमीटर किसके बारे में बात कर रहा होगा, ये सेंटीमीटर बात कर रहा है त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, त्रिज्या के बारे में। और प्रति सेकंड यानी समय के बारे में बात कर रहा, तो ये अपन को जो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, यहीं से आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि वो सवाल क्या कह रहा है। ये 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड कह रहा है, ये कह रहा है dr अपॉन dt का मान, किसका मान कह रहा, dr अपॉन dt का मान कह रहा, और क्षेत्रफल में कितनी तेजी से बढ़ रहा ये पूछ रहा। यानी एक्चुअली में अपन को निकालना क्या है, dA अपॉन dt, क्षेत्रफल को a मान लिया, dA अपॉन dt, ये अपन को फाइंड करना है। बात समझ में आई भाई, सवाल अगर आप समझेंगे तो सवाल बहुत सिंपल हो जाएंगे, ये मुझसे गारंटी ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अपन ने ले लिया तरंगे जो है वो वृत्ताकार तरंगों की बात कर रहा था, माना त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल हमने a ले लिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको याद रखना है। और किसके प्रति निकाल लेंगे, देखो अपन को क्या निकालना है, dA अपॉन dt। टी के लिए क्यों, क्योंकि यहां पर आप सेकंड देख पा रहे थे, है ना, dr अपॉन dt दे रखा था, तो ये यहां पर आप लिख सकते हो, और दिया है या फिर ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले ये चीज लिख लेंगे, dA चूंकि dr बटे dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये अपन को दे रखा था। ठीक है, ये अब वृत्त का क्षेत्रफल ले लिया, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से क्या मिल जाएगा, dA अपॉन dt बराबर d अपॉन dt और पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाहर निकल आएंगे, d अपॉन dt, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो पाई
2r और dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt का मान अपने पास था 4, तो यहां से आपने दिखा दिया dA अपॉन dt बराबर पाई 2r और dr अपॉन dt का मान रखना है 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 पाई r dA अपॉन dt बराबर। और क्या कह रहा था, किसके लिए निकालना है, जब त्रिज्या कितनी है उस क्षण ज्ञात कीजिए जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के लिए कह रहा। तो जब r बराबर 10 है, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है तो dA अपॉन dt किसके लिए, r बराबर 10 के लिए निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 पाई r का मान रखना अपन को 10, तो कितना आ जाएगा यहां से 80 पाई, और सेंटीमीटर में था, और क्षेत्रफल के लिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 2020 में पूछा गया सवाल है। करना क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इकाई क्या कह रही है उसको पहली बात उसको पकड़ लेना है। सेंटीमीटर क्यूब आयतन को बता रहा है और प्रति सेकंड का मतलब ये कह रहा है कि समय के हिसाब से जो क्षेत्र आयतन में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। सेंटीमीटर क्यूब किसके बारे में बात कर रहा है, आयतन के बारे में। तो ये 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड क्या दिया, ये दे रहा है आपको dA अपॉन dt की वैल्यू, ठीक है। ये जो दी है 7 सेंटीमीटर प्रति क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको dA अपॉन dt का मान दे रहा है, और आपको संपूर्ण पृष्ठ में कितना बढ़ोतरी हो रही है, कितनी किस तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, ये पूछ रहा। तो देख लेते हैं। मान लिया माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है, घन का आयतन, ये आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। घन का आयतन a मान लिया, चाहे आयतन के लिए v मान लो, वॉल्यूम 4 होता है आयतन, तो v मान लिया, और घन का आयतन v बराबर भुजा क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस मान लिया, s मान लिया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होते हैं फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dv, यहां अपन को ये जो v माना, अपन ने आयतन लिया ना, तो dv हो गया, ठीक है। तो dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, सेकेंड के लिए कह रहा था तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dv अपॉन dt बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, इतना हो जाएगा। और ये अपन को दे रखा था कि चूंकि dv अपॉन dt दे रखा था 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये अपन को दे रखा था। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, 7 रख देंगे तो ये 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू निकालते हैं, dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 7 बटे 3x स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई dx अपॉन dt का मान। इसके बाद वो कह रहा था कि जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है s बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ s बराबर 6x स्क्वायर, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर रहा है, और अपन को निकालना है ds अपॉन dt, निकाल के दिखाना है। तो d अपॉन dt 6s स्क्वायर, 6 को बाहर निकाल लीजिए, d अपॉन dt x, यहां पर s नहीं है x है, ठीक है, ये x है, यहाँ x ले लिया, और ये हो जाएगा स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर का हो जाएगा 6 इंटू 2x, और ये बच गया dx अपॉन dt। अच्छा dx अपॉन dt की वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी, dx अपॉन dt 7 अपॉन 3x स्क्वायर, ये निकाला था। तो रख देंगे यहाँ पर 6 इंटू 2x इंटू 7 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या क्या कट जाएगा, एक x से, पहली बात तो एक x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 को काट लीजिए 2 बार में, तो ये निकल के आया 2 इंटू 7 अपॉन में एक x बच गया, ठीक है। तो ये हो गया ds अपॉन dt, कितने के लिए, 7 चौको 28 बटे x हो जाएगा, 28 बटे x। अच्छा वो यहां पर कह रहा था आगे कि भुजा, अगर भुजा 12 सेंटीमीटर है तो x का मान जब 12 है तब के लिए निकाल देंगे, जब x बराबर 12 सेंटीमीटर है तो ds अपॉन dt किसके लिए, x बराबर 12 के लिए निकाल देंगे,
28/12, 4 से काट लो, 4 7 28, 4 3 12। और क्षेत्रफल की बात कर रहा तो क्षेत्रफल के लिए क्या मात्रक लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय के लिए सेकंड। तो ये हो जाएगा 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। तो यहां से आप ये बता देंगे कि अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 7/3 यानी 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आपको उत्तर जो है कमेंट्स करके मुझे बताना है, क्योंकि ये आपसे बन जाएगा सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ज्ञात कीजिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 2019 में पूछा गया सवाल है। तो पिछले वाले सवाल में आपने देखा था वहां जो आयतन था वो 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा था, यहां पर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल चीज है, 7 की जगह 9 कर दिया। और वहां पर जो लंबाई थी, कोर था, वो 12 सेंटीमीटर था, यहां पर क्या रहा 10 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है, 7 की जगह 9 हो गया, 12 की जगह 10 हो गया। हल करिए, आंसर मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध कीजिए कि इसके परिमाप की वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो एक बात समझो, वो कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो एक दर से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल की बात हो रही है। परिमाप की जो वृद्धि की दर होगी, ठीक है, अब ये किसके लिए वृद्धि की दर जो निकाल रहे हैं, किसके लिए निकालेंगे, समय के सापेक्ष। ठीक है, टी के लिए निकालेंगे, क्योंकि और किसी के सापेक्ष, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि अगर वो ये नहीं कह रहा कि किसके सापेक्ष निकालना है तो फिर हम समय के सापेक्ष ही निकालते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर जो आपको परिमाप दिखाना है, यानी परिमाप को पैरामीटर बोलते हैं, तो पी मान लिया अपन ने, dp/dt। ठीक है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में, यानी 1/r। ठीक है, 1/r दिखाना है अपन को इस तरीके से, और प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, उल्टा हुआ ना, तो 1/r के अनुक्रमानुपाती बोलते हो या r के व्युत्क्रमानुपाती, समझ गए बात। तो dp/dt प्रोपोर्शनल टू 1/r, या dp/dt r के व्युत्क्रमानुपाती है, ये अपन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन को सिद्ध करके दिखाना। बात समझ में आई। तो आपके पास दो चीजें, एक तो है क्षेत्रफल और एक है परिमाप, तो दोनों के लिए लगा देंगे। पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो यहां अपन ने मान लिया मानव वृत्त की त्रिज्या r है। ध्यानपूर्वक समझिएगा करना क्या है, अगर यहां पर क्लियर नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। मानव वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब मैंने आपसे कहा कि किसी के सापेक्ष जब नहीं कहता है तो समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहां पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं अपन, अवकलन करने पर क्लियर है बात। क्षेत्रफल मान लिया a, तो यहां पर a हो गया d/dt बराबर d/dt πr²। ठीक है, तो dA/dt आ गया, पाई बाहर निकल आएगा, r² का हो जाएगा 2r, और इनटू में मिल जाएगा dr/dt। ठीक है, तो ये dA/dt मिल गया 2πr इंटू dr/dt, ये मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब वो आगे बात कर रहा था परिमाप की, तो वृत्त का परिमाप लगा देते हैं। ठीक है, वृत्त का परिमाप कह दो, या वृत्त के परिमाप को आप परिधि भी बोल सकते हो। ठीक है, परिधि और परिमाप एक ही बात होती है। परिमाप का इस्तेमाल वहां होता है जहां भुजाएं होती हैं, और परिधि का जो शब्द है वो वृत्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है, लेकिन अंतर हो जाता है आकृति का, बस और कुछ नहीं होता। तो परिमाप और परिधि एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पैरामीटर। तो p बराबर ले लिया होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है 2πr। अब इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से हो जाएगा dp/dt बराबर d/dt 2πr। ठीक है, तो यहां से 2π तो कॉमन निकल आएगा, ये हो जाएगा dr/dt। ठीक है, dp/dt, तो यहां से अपन ने क्या किया, dr/dt कॉमन निकाल लिया, तो ये 2π का भाग हो जाएगा, है ना, तो 1/2π पहुंच जाएगा, इनटू में dp/dt ले लिया। क्लियर है बात। इसको समीकरण नंबर 1 माना था, तो यहां पर ये जो dr/dt देख रहे हो, ये dr/dt की वैल्यू अपन ने निकाली, इसका मान रख देते हैं यहां पर। तो समीकरण 1 में dr/dt का मान रखने पर, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, dA/dt बराबर, dA/dt था बराबर 2πr,
टू पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी के स्थान पे रख रहे हैं 1/2 पाई इंटू डी पी अपॉन डी टी। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच गया डी ए अपॉन डी टी बराबर आर इंटू डी पी अपॉन डी टी। तो यहां से परिमाप के बारे में बात कर रहा था ना वो, तो डीपी निकाल लेते हैं। डीपी अपॉन डी कितना हो जाएगा, आर का भाग हो जाएगा, तो 1/r इंटू डी ए अपॉन डी टी। अब शुरुआत में सवाल में आपने ये लिखा था, सवाल में आपने ये देखा था कि वो कह रहा था कि जो क्षेत्रफल है वो समान दर से बढ़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, समान दर से बढ़ रहा है। तो यहां पर अपन को यही करना है, क्षेत्रफल को हटा देंगे, क्षेत्रफल वाला सिस्टम, और उसकी जगह अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल वाला चिन्ह ले लेंगे। तो आप लिख रहे हैं कि चूंकि क्षेत्रफल समान दर से बढ़ता है, क्षेत्रफल समान दर से बढ़ रहा है, ठीक है, दर से बढ़ रहा है। तो यहां पर अपन ने कह दिया कि मान लिया, माना डी ए अपॉन डी टी बराबर जो समान दर से बढ़ रहा है वो के हो गया, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर अपन पुट करें तो यहां से dp अपॉन dt आ जाएगा कितना, 1/r इंटू के। तो आप कह रहे हैं कि भाई dp अपॉन dt बराबर k अपॉन r, और आपने पढ़ रखा कि अगर k को हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल की जगह जो अनुक्रमानुपाती है उसको हटा के k लगाते हैं, तो k को हटा के प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यही तो अपन को सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव्ड। अतः आपने कह दिया कि यदि क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो जो परिमाप होगा वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से आपने सिद्ध कर दिया कि अतः सिद्ध है कि परिमाप की वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। भाई जो उसकी छाया की लंबाई जो उसमें वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट होगी उसकी शैडो में, वो किस हिसाब से हो रही है वो आपको बताना है। तो जरा सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, हो क्या रहा है। ये देखिए, ये तो हो गया पहली बात 6 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा, ठीक है, और यहां पर एक ये ले लिया अपन ने 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी, ठीक है, 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर जा रहा है। मतलब वो जो आदमी है ये यहां दूर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ दूर जा रहा है, और छाया कहां बनेगी, उसके कहीं भी छाया बन रही होगी, ठीक है, इस तरफ बन रही होगी मान लिया। तो आपको ये बताना है कि जो छाया की लंबाई होगी वो किस हिसाब से बढ़ेगी। तो ये बेसिकली आपको इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अब सवाल को समझना है करना क्या है, किस प्रकार से। तो यहां पर अपन ने ले लिया, ये ले लिया खंभा ए बी, बिजली का खंभा मान लिया अपन ने, बिजली का खंभा कितना ले लिया, ए बी ले लिया, और वो है 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया कितना, 6 मीटर। और यहां पर ले सकते हैं एम एन या एम एन ई एफ, कुछ भी ले लो, जो भी लेना हो। यहां कह दिया ये जो आदमी है एम एन वो 2 मीटर है। ठीक है, आदमी की लंबाई एम एन कितनी हो गई, 2 मीटर। ठीक है, अब वो यहां से ए से एम तक की दूरी अपन ने मान ली x, और m से इसको मान लिया c, m से c तक की दूरी मान लिया अपन ने y मीटर। क्लियर है बात, ये x मीटर है और ये y मीटर है। आगे सवाल आपसे कह रहा था कि बिजली के खंभे से वह जो जा रहा है, दूर जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। इसका मतलब क्या कि ये x के बारे में बात कर रहा है, वो यहां जा रहा है। ठीक है, बिजली के खंभे से दूर जाने का मतलब क्या है, वो इस तरफ को जा रहा है। क्लियर है बात, और यहां से ए से एम के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो एक्स के बारे में बात कर रहा है। यानी ये जो दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो dx अपॉन dt के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में दिया है, ये दिया dx अपॉन dt बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई, क्योंकि जो व्यक्ति है यहां पर, अगर कोई व्यक्ति वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ की तरफ बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में हमने यहां पर x मान लिया। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा था, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, ये जब x माना है तो dx अपॉन dt हो जाएगा। और अपन को छाया की लंबाई निकालनी है, यानी y के लिए निकालना है, यानी dy अपॉन dt अपन को निकाल के दिखाना है। ठीक है, क्या निकालना है, dy अपॉन dt का मान निकाल के दिखाना है। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये आप देख पा रहे हो इस प्रकार का त्रिभुज, इस प्रकार का त्रिभुज आपने हाई स्कूल में भी बनाया है। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो आसानी से कि जो ABC त्रिभुज है और जो MNC त्रिभुज है वो आपस में समरूप होंगे, बिल्कुल होंगे। देख लीजिए, देखिए समरूप होने के लिए 2 कोण बराबर हो जाएं तो समरूप हो जाता है त्रिभुज। तो यहां आप देखो दोनों ही कोण, दोनों में एक 90 डिग्री दिया, बिल्कुल दिया,
है ना, दोनों में एक एक 90 डिग्री दिया है और एक जो कोण दिया है वो उभयनिष्ठ है। सी वाला कोण एबीसी में भी है और एमएनसी में भी है कि नहीं? तो दो कोण बराबर हो गए। दो कोण बराबर होने की स्थिति में जो एबीसी और एमएनसी त्रिभुज देख पा रहे हो, दिख रहा है कि नहीं? एबीसी पूरा बड़ा वाला हो जाएगा और एमएनसी ये छोटा वाला त्रिभुज इतना, ठीक है। तो एबीसी और एमएनसी समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि समरूप त्रिभुज, आपको सिद्ध करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एबीसी और एमएनसी को सिद्ध नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि आपके समरूप होंगे क्योंकि दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री हो रहा है और दोनों में एक एक कोण जो सी है वो उभयनिष्ठ है। तो यहां पर आप ले रहे हैं समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एमएनसी में। अब यहां पर आप क्या क्या ले सकते हैं, देखो ये जो ए बी देख पा रहे हो, ये ए बी लाइन किसके बटे दिखा सकते हो? एम एन के, ए बी बटे एम एन दिखा दोगे, ठीक है, ए बी बटे एम एन। और आप क्या दिखा सकते हो, ये ए सी है, ठीक है, ये पूरी ए सी, ये किसके बराबर दिखा सकते हो? ये एम सी के बटे में, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि भाई ए सी बटे एम सी, इस प्रकार से, ठीक है। अब ए बी कितना दिया था? ए बी था 6, ठीक है। देखो अपन के पास ए बी था 6, एम एन था 2 मीटर, ठीक है, तो 6/2 कर दिया। और एसी ये पूरी लाइन कितनी होगी? ये पूरी लाइन एसी कितना हो जाएगा? एसी हो जाएगा x प्लस वाई। और एमसी कितना है? एमसी है ये इतना y, तो ये हो गया y, ठीक है। तो यहां से कैंची गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा 3/1 बराबर x प्लस वाई बटे वाई। कैंची गुणा कीजिए तो 3y बराबर x प्लस वाई, y का पक्षांतर करेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर x, यानी कि 2y बराबर x। अब t के सापेक्ष, क्योंकि अपन को दिया क्या था? dx अपॉन dt बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था और dy अपॉन dt मैंने आपसे कहा निकालना है अपन को, ठीक है, क्योंकि छाया की जो लंबाई है वो किस दर से बढ़ रही है वो बताना है। तो t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, यानी कि d अपॉन dt 2y बराबर d अपॉन dt x। तो यहां से 2 बार निकाला, dy अपॉन dt हो गया, ये हो गया dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू दी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से dy अपॉन dt कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 2 का भाग हो जाएगा, तो dy अपॉन dt निकाल लिया। फाइनल जो आंसर आ गया dy अपॉन dt 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपने कह दिया कि अतः आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि की दर जो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हो जाएगा आंसर, और आप कह रहे हैं कि अतः आदमी की छाया की लंबाई की वृद्धि दर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि π/4 अर्ध शीर्ष कोण वाले एक सांकुए कीप यानी फनल से जिसका शीर्ष नीचे की ओर है, कीप है, आपने कीप देख रखी है, ठीक है, जैसे कि तेल वगैरह भरने के लिए जो कीप आती है ना, उस तरह की फनल की बात हो रही, कीप की बात हो रही। तो ये आप चित्र देख लीजिए इस प्रकार की, ठीक है। और कह रहा है कीप के पृष्ठ के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की समान दर से उसके शीर्ष के एक छिद्र से पानी बह रहा। अब स्पष्ट तौर से आपसे क्या रखा है कि पृष्ठ के क्षेत्र यानी कि शंकु का, आपको वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, शंकु के वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है ना। कीप के पृष्ठ के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी अगर अपन ने शंकु का वक्र पृष्ठ s माना तो ये ds अपॉन dt की बात कर रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो गया ds अपॉन dt की बात। फिर आगे कह रहा है कि समान दर से उसके छिद्र से पानी बह रहा है, पानी के सतह की तिर्यक ऊंचाई की घटने की दर उस समय ज्ञात कीजिए। अपन को तिर्यक ऊंचाई की घटने की दर, तो तिर्यक ऊंचाई अगर अपन ने l मान ली तो तिर्यक ऊंचाई की घटने की दर यानी dl अपॉन dt निकाल के दिखाना है, ठीक है, उस समय ज्ञात कीजिए जबकि जब उसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये इतना कह रहा। तो यहां पर समझ लो ये तो हो गया बस भाई शंकु हो गया इतना, ठीक है। आपको पता है कि त्रिज्या r ले ली और ऊंचाई h हो गई, तिर्यक ऊंचाई l ले ली। अर्ध शीर्ष कोण दे रहा था π/4, ठीक है। तो यहां पर शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। बताइए, सोचिए क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l, ठीक है ना, याद है। तो यहां आप लिख रहे हैं कि शंकु का फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, s मान लिया, s बराबर πr/l और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और उससे पहले यहां पर s और यहां पर वो कह रहा था तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात कर रहा था, तो r का तो कोई काम नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर वो π/4 दे रहा, इस π/4 का तो इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो r के स्थान पे π/4 लाना है, मतलब r हटाना है, क्योंकि अपन को त्रिज्या के बारे में पूरे सवाल में कहीं कुछ नहीं दिया। तो सवाल को समझने की कोशिश किया करो। अब अगर मैं बिना कुछ कहे आपसे कहूं कि r हटा दो,
तो आप सोचेंगे सर आर क्यों हटाया गया, तो आपको ये देखिए पूरे सवाल में आर की जिक्र नहीं हुआ, त्रिज्या का जिक्र नहीं हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब आर को हटाना पड़ेगा। अब आर को कैसे हटाएंगे समझो, आर और एल में क्या रिलेशन आप देख पा रहे हो, आर और एल में अगर रिलेशन कहूं तो π/4 के सामने क्या है, कोण के सामने लंब होता है, तो जो आर है वो लंब कहलाएगा। ठीक है, जो कोण होता है कोण के सामने लंब बनता है, और 90 के सामने आपने पढ़ रखा है 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये बन रहा कर्ण, और लंब और कर्ण किसमें रिलेशन होता है, साइन में रिलेशन होता है लंब बटे कर्ण का। तो यहां पर अपन लगा रहे हैं त्रिभुज AOB में साइन π/4, कितना लगा रहे हैं साइन π/4, साइन π/4 कितना लगा देंगे, लंब बटे कर्ण यानी R/L। ठीक है, तो यहाँ साइन π/4 कितना होता है 1/√2, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 बराबर R/L। तो यहां से अपन ने R का मान निकाल लिया, R का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/√2। अब यहां पर रख देंगे, ये ले लो समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसीलिए समीकरण 1 से ठीक है, तो S बराबर कितना था πRL, S बराबर हो गया पाई, और R का मान रख रहे हैं L/√2L, S बराबर पाई और अपॉन √2 और L स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि R क्यों हटाया, पूरे सवाल में R का कोई जिक्र नहीं हुआ था, R से मतलब ही नहीं था, तो R हटा दो। अब t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और यहां पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये क्या ds/dt दिया था। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt बराबर d/dt और π/√2L स्क्वायर। ठीक है, और आपको दे रखा है ds/dt बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, ये दे रखा है, यहां रख देंगे 2 और π/√2 बाहर निकल गया, और d/dt और ये L स्क्वायर, तो कैसे गुणा कर लो, तो 2 और √2 ऊपर आ गया और पाई नीचे हो गया, बराबर L स्क्वायर का हो जाएगा 2L इंटू dl/dt, 2L का भाग कर देंगे तो 2√2 अपॉन पाई इंटू 1/2L बराबर dl/dt। तो क्या कट जाएगा, पहली बात तो ये 2 से ये 2 काट देंगे आप बिल्कुल, तो यहां से dl/dt मिल गया, dl/dt आ गया √2 अपॉन पाई इंटू L। ठीक है, और फिर आगे क्या कह रहा था, जब त्रियक ऊंचाई, जब उसकी त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के लिए निकाल देंगे। ठीक है, जब L बराबर 4 सेंटीमीटर है तो, ठीक है, तो यहां आप ले रहे हैं dl/dt कितने के लिए, L बराबर 4 के लिए, तो √2 और L का मान 4 रखना है, तो हो जाएगा 4 पाई, और L की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, आपको ये दिया है कि पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला एक उल्टा लंबवृत्तीय शंकु है जिसका शीर्ष नीचे है। ठीक है, तो शंकु आकार एक टंकी है जिसका शीर्ष वो कह रहे हैं नीचे की तरफ है, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 1/2 है, टंकी में 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। तो आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि ये जो 5 घन मीटर प्रति मिनट कह रहा है, इसका मतलब वो आयतन की बात कर रहा है, dv/dt कह रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो समय है वो मिनट के हिसाब से लिया गया है। फिर आगे कह रहा है कि पानी के स्तर के बढ़ने की दर, मतलब पानी का जो स्तर बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, उस क्षण ज्ञात कीजिए जब टंकी में पानी की ऊंचाई 4 मीटर है। तो आप अगर आप इस सवाल को सही से देखो तो आपको आयतन के बारे में बात कर रहा और पानी का स्तर बढ़ना यानी ऊंचाई के बारे में बात कर रहा, तो अपन को dv/dt दिया हुआ है, ये 5 घन मीटर प्रति मिनट dv/dt दिया हुआ है, और अपन को dh/dt ज्ञात करना है। ठीक है ना, पानी के स्तर बढ़ने का स्तर मतलब क्या हुआ, ऊंचाई हुई, उसका मतलब dh/dt ज्ञात करके दिखाना। तो एक्चुअली में है क्या, समझो भाई, ये शंकु आकार आपके पास टंकी दे रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इस प्रकार से उसने कह दिया कि ये एक शंकु आकार टंकी है जिसका शीर्ष नीचे की तरफ है। अब वो ये कह रहा है कि पानी भाई भरा जाता है, जब पानी भरा जाता है तो यहां पर मान लिया कि इतने हिस्से तक पानी आ गया, समझना बात को, कि मान लिया अपन ने ये इतने हिस्से तक पानी आ गया, यहां तक। ठीक है, इतने हिस्से तक पानी आ गया, ये पानी भर गया। ठीक है, ये यहां तक पानी भर गया, अच्छी बात है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो अर्धशीर्ष है, अर्धशीर्ष ये tan इनवर्स 1/2, तो इस अर्धशीर्ष को अपन ने कुछ मान लिया, मान लो अल्फा। ठीक है, ये जो त्रिज्या है
टी समय में जितना पानी भर गया उस समय जो त्रिज्या है वो r मान ली, ऊंचाई अपन ने h मान ली। ठीक है, इस प्रकार से। तो अपन को दे क्या रखा है, अर्धशीर्ष जो दे रखा है वो दे रखा है tan इनवर्स 1/2। शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो बात को समझिएगा, अर्धशीर्ष कोण। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण कितना दे रखा भैया, tan इनवर्स 1/2। अब अर्धशीर्ष कोण अपन ने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 1/2। अच्छा, tan अल्फा के लिए अब समझो क्या लगेगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो कोण के सामने होता है लंब, तो कोण के सामने लंब कितना हो जाएगा, r। ठीक है, कोण के सामने लंब हो गया और बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा, h। तो यहां पर tan के लिए क्या आएगा, r/h। ठीक है ना, r/h ही तो आएगा। समझ रहे बात आप मेरी। कोण के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है और शेष भुजा आधार कहलाती है। तो यहाँ पर tan के लिए हो जाएगा r/h, tan अल्फा r/h बराबर 1/2। अच्छा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर पूरे सवाल में त्रिज्या का कोई जिक्र नहीं है, तो अपन को बाद में r का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि h में निकालना है, जब चीज आपको h में निकालनी है तो r का मान रख के उसको h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से r का मान निकाल लेंगे, r का मान कितना हो जाएगा, h को पक्षांतर करोगे तो h/2। अब आपको दे रखा था ये 5 घन मीटर प्रति मिनट की दर से, तो आयतन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, चूंकि dv/dt बराबर दिया है 5 घन मीटर प्रति मिनट, इतना आपको दे रखा है। तो v के स्थान पर आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन आपको याद रखना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, ये तो होता है आयतन, तो रख देंगे d/dt और यहाँ पर v के स्थान पर रख रहे हैं 1/3 पाई r² h बराबर 5। और यहाँ पर r का मान कितना रखना है, r का मान h/2 रखना है। तो r का मान r का मान कितना, h/2 अपन रख देंगे। तो 1/3 पाई अचर पाते बाहर निकाल देंगे, d/dt। ठीक है, r² की जगह रख रहे हो r के स्थान पर रख रहे हो h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r के स्थान पे h/2 का होल स्क्वायर इनटू में h h/2, r/2 नहीं, h/2, r के स्थान पे h/2 का होल स्क्वायर इनटू में h बराबर 5, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1/3 पाई और ये कितना निकलेगा, d/dt और इनटू में ये हो जाएगा h³ अपॉन यहाँ पर नीचे /2 है, h/2 रखना था तो h³ h² इंटू h हो जाएगा h³ अपॉन 4। ठीक है, और बराबर में 5। तो यहां से 1/3 पाई 1/4 बाहर निकाल लो और h³ है तो हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt बराबर 5। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा फाइनल तौर पे 3h² पाई अपॉन 12 और dh/dt। ठीक है, dh/dt बराबर 5। तो dh/dt कितना जाएगा, dh/dt बराबर 5 × 12/3 पाई h²। तो dh/dt मिल रहा है 12×5 = 60, 3 से काट लो 12 को, 3 चौको 12। ठीक है, तो 4×5 = 20 पाई h²। अब वो कह रहा था जब h का मान कितना अपन को दे रहा है, पानी की ऊंचाई 4 मीटर है ना, तो h का मान जब 4 है, जब h बराबर 4 मीटर है तो dh/dt h बराबर 4। ठीक है, h का मान 4 रखना है, 20 पाई और 4 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 20 पाई और 16, तो काट देंगे 4 से, 4×5 = 20 और पाई 4 चौको 16। तो फाइनल आंसर आ जाएगा dh/dt और h बराबर 4, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं तो 5 और ये हो जाएगा 22 और 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 22/7 है ना, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब यहां पर कुछ नहीं कटेगा, तो फाइनल तौर पे आ गया dh/dt और h बराबर 4, 7×5 = 35 और 22 को 88, तो हो गया 35/88। h के लिए रखोगे मीटर,
मीटर प्रति और मिनट। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अतः टंकी में पानी के स्तर के बढ़ने की दर 35/88 मीटर प्रति मिनट है जब टंकी में पानी की ऊंचाई 4 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो आपको पता है कि अगर सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई तो आकृति कैसी बननी है। ठीक है, तो आकृति बना लेते हैं कि ये हो गई दीवार। ठीक है, और ये 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 13 मीटर वो कह रहा है, और ये हो गई जमीन। बात को समझिएगा। ठीक है, और यहां पर आप चाहो और ये चीज ले सकते हो कि जो दीवार की लंबाई है वो y ले ली और जो जमीन है वो x मान लिया अपन ने। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदर दीवार से 1.5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता। अब इसका मतलब क्या भाई कि जो नीचे अपन ने x माना, समझना बात को, ये जो x माना, ये जो x है वो जमीन से खींचा जा रहा है और 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी dx/dt दिया है। ठीक है, ये अगर जमीन का सिरा आपने x माना तो ये जो ये 1.5 दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकंड, ये dx/dt हो जाएगा। बिल्कुल। फिर ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी तथा जमीन के बीच का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा। अब सीढ़ी तथा जमीन के बीच का कोण अपन ने मान लिया, ये सीढ़ी है ये जमीन है, इनके बीच का कोण थीटा मान लेते अपन। ठीक है, थीटा अल्फा बीटा जो मानना है वो मान लो। फिर आगे कह रहा था सवाल और कि जब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 12 मीटर दूर है, फिर बाद में अपन को x का मान 12 रखना है। तो बेसिकली x की बात कर रहा है और थीटा की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर काफी कुछ चीजें लगनी है। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और थीटा चाहिए तो थीटा के लिए अपन क्या लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे। ठीक है, थीटा के सामने y है तो लंब हो जाएगा y, आधार हो जाएगा x, तो tan थीटा लगा देंगे, लंब बटे आधार y/x। तो यहां पर सबसे पहले तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो चूंकि ये हो जाएगा x² + y², पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो x² + y² बराबर 13²। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर, चाहे मान लो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका t के सापेक्ष, क्योंकि अपन को ये 1.5 मीटर प्रति सेकंड t के सापेक्ष कह रहा है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा d/dt x² प्लस d/dt y² बराबर d/dt 13²। ठीक है, तो x² का ये हो जाएगा यहां से 2x dx/dt प्लस ये हो जाएगा 2y dy/dt बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहां पर अपन को दे रखा था क्या, ये जो 1.5 मीटर प्रति सेकंड ये dx/dt दे रखा था। ठीक है ना, ये क्या दे रखा था, dx/dt। क्लियर है बात। चलो तो यहां पर दिया क्या है भाई, dx/dt बराबर दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है, तो dx/dt का मान रखते हैं तो 2x और 1.5 प्लस 2y और dy/dt बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y dy/dt बराबर 0। तो यहां से ये आ जाएगा 2y dy/dt बराबर माइनस का 3x एंड dy/dt निकाल दिया माइनस का 3x/2y। ठीक है, ये तो आ गया dy/dt का मान। फिर अपन को कोण के बारे में बात करना था ना, वो कह रहा था कि सीढ़ी तथा जमीन के बीच कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा। तो कोण निकालने के लिए अपन tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा लगाओगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा आएगा y/x। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहां से tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर y/x हो जाएगा। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d/dt tan थीटा बराबर d/dt y/x। तो tan का कितना होता है, sec² होता है। तो यहां से आप कर सकते हैं कि sec² थीटा इंटू d थीटा/dt बराबर, अच्छा इसका अंश हरते करेंगे तो हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन dy/dt माइनस अंश को बाहर, हर का अवकलन dx, अंश को बाहर रखना है, y को बाहर रखना है और हर का अंश का हर का अवकलन dx/dt बटे x²। ठीक है, हर का वर्ग हो जाएगा। अच्छा sec² थीटा है तो sec² थीटा का देखो, sec के बारे में अपन को नहीं पता, tan का मान y/x रखा अपन ने। ठीक है, तो आपको पता है कि sec² को अपन tan² में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, और ये है d थीटा/dt बराबर x
dy अपॉन dt का मान कितना निकाला अपन ने, dy अपॉन dt का मान निकाला माइनस का 3x अपॉन 2y, माइनस का 3x अपॉन 2y और माइनस y, और dx अपॉन dt का मान अपन को दे रखा था 1.5 बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का मान रख सकते हैं, टेन थीटा का मान y बटे एक्स, तो 1 प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, और डी थीटा अपॉन डी टी। एक काम और कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इस तरीके से, बराबर यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन 2y और माइनस का 1.5 y। ठीक है, यहाँ पर लासा ले रहे हैं 2y का, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 1.5y और 2y का गुणा कराना है। ठीक है, बराबर, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिल गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, बराबर माइनस का 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 15 दूनी 30, यानी आएगा 3y स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप काट सकते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, कितना बच गया ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, बराबर माइनस 3 कॉमन निकालते हो तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है, और एक बात और है, जो अपन को कह रहा था वो कह रहा था कि अगर जमीन का जो स्तर है वो 12 मीटर है, मतलब जब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 12 मीटर दूर है, तो सीढ़ी के नीचे के सिरा दीवार से 12 मीटर दूर है, यानी x के बारे में बात कर रहा है, x का मान 12 दिया, तो y के नहीं होना चाहिए, तो यहां से y निकाल सकते हो आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 से y का मान कैसे निकाल दोगे, एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करोगे और वाई स्क्वायर तो वर्गमूल कर दोगे, यानी 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं सवाल की, तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, तो ये आप काट सकते हो, बिल्कुल ये कट जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस का 3 अपॉन 2y। तो y के बारे में नहीं दिया था ना अपन को, तो यहां से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 कितना था अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, तो y का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 169 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये निकाल लिया अपने y का मान, पुट कर दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू 12 दे रखा है, तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस का 3 अपॉन 2 अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब जब x बराबर 12 है, तो जब x बराबर 12 है तो वैल्यू निकालते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस का 3 अपॉन 2 अंडर रूट 169 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 12 स्क्वायर, तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस का 3 अपॉन 2 अंडर रूट 169 माइनस 144, तो कितना मिलेगा 25 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 3 अपॉन 2 अंडर रूट 25, तो मिल जाएगा 5, और माइनस का 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 और इंटू 5, तो आ जाएगा माइनस का 3/10, तो यहाँ है डी थीटा अपॉन डी टी, जब x बराबर 12 है तो हो गया माइनस का 3/10, और किसमें, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहां से आप कह रहे हैं कि अतः सीढ़ी तथा जमीन के बीच का कोण 3/10 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, वैल्यू माइनस 3/10 रेडियन प्रति सेकंड हो रही थी, और चूंकि माइनस का मतलब ये जो कोण है वो घट रहा है, क्योंकि जब सीढ़ी को आप नीचे की तरफ खिसकाओगे तो जमीन और सीढ़ी के बीच का जो गैप होगा, यानी जो कोण होगा वो घटता जाएगा, तो माइनस 3/10 प्रति सेकंड की दर से आंसर आया था, और 3/10 माइनस का मतलब क्या है कि कोण का जो वो है वो घट रहा है, तो जब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 12 मीटर दूर है, तो इस प्रकार से आंसर आपने दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं।